गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं हूं डॉक्टर श्वेता मलानी और आज जो मैं टॉपिक या चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूं वो है क्लास 12 का चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, सो इससे पहले मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करूं, मैं आपसे आई जस्ट वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। मैं इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ, आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि बेसिकली इस चैप्टर का क्या एम है, क्या पर्पस है, इसमें आप क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो कहानी कहा था कि पहले ये सुन लीजिए, आपने चैप्टर 5 पढ़ा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और उससे हमें ये पता लगा कि हमारे बॉडी में कुछ एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होता है। वी केम टू नो अबाउट इट। अब अगला सवाल उठा साइंटिस्ट के मन में कि ये जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर क्या है, मतलब व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल। ठीक है एक जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होता है, बट ये जेनेटिक मटेरियल क्या चीज का बना है, राइट। सो द केमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ये हमें जानना था। व्हाट इज दिस जेनेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ। अच्छा देखिए, एक चीज तो फिक्स था कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है ये सेल के अंदर होगा, राइट। सो दिस इज बाउंड टू बी फाउंड विद इन द सेल, तो ये सेल के अंदर ही पाया जाएगा। अब सवाल उठता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कि ये जो सेल है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं इनको बेसिकली दो ग्रुप में बांटा जाता है। वन इज कॉल्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल एंड द अदर इज कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल। अच्छा, इतना तो हम श्योर है कि ये जो भी जेनेटिक मटेरियल है ये माइक्रोमोलिक्यूल तो नहीं हो सकता, क्योंकि माइक्रोमोलिक्यूल बेसिकली इन्वॉल्व्स what like ions like sodium, potassium, ठीक है, कैल्शियम, इन सारे आयंस का बना हुआ है। इतना तो श्योर है कि जेनेटिक मटेरियल इतना छोटा तो माइक्रोमोलिक्यूल तो हो नहीं सकता। भाई आपके बॉडी में एक नहीं हजारों हजार कैरेक्टर आपके जेनेटिक मटेरियल से कंट्रोल होते हैं, राइट। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल से कंट्रोल होते हैं। तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल जो इतने सारे कैरेक्टर का सारा लेखा जोखा यानी कि रिपोजिटरी रखेगा, वो एक छोटा मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर मैक्रो मॉलिक्यूल है तो हमारे बॉडी में मैक्रो मॉलिक्यूल क्या क्या चीज का बना है। सो मैक्रो मॉलिक्यूल इज बेसिकली इन आवर बॉडी इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ फैट, it is made up of nucleic acid, right. So now let us try to find out what is a chemical. तो हमने कहा हमारा जो भी genetic material है, now let us come to that. This genetic material is definitely found in the cell. Second, it is made up of macromolecule. Third, this macromolecule can either be carbohydrate, it can be protein, it can be fats or it can be nucleic acid. इसका मतलब जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है या तो कार्बोहाइड्रेट का बना है या प्रोटीन का बना है या लिपिड्स का बना है या न्यूक्लिक एसिड का बना है। कार्बोहाइड्रेट पर हमें ज्यादा शक नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये मेनली एनर्जी कंपाउंड में काम आते हैं, और क्योंकि ये एनर्जी में काम आते हैं तो इसको जेनेटिक मटेरियल मानना उतना दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर कोई चीज जो बार बार ब्रेक डाउन कर रही है एनर्जी देने के लिए तो ऑब्वियसली दैट विल बिकम वेरी अनस्टेबल एंड हमारा जेनेटिक मटेरियल अनस्टेबल नहीं हो सकता ना। फैट्स पर भी हमारा बहुत ज्यादा शक नहीं था, क्योंकि फैट भी हमारा क्या है, दे एक्ट एज बेसिकली एनर्जी कंपाउंड्स, ठीक है, दे एक्ट एज एनर्जी कंपाउंड, एंड बहुत हुआ तो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज इंसुलेटर्स, बहुत कुछ सारे हार्मोन्स का भी काम करते हैं एक्सेट्रा। हमारा फैट्स पर भी बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साइंटिस्ट के मन में जो दुविधा थी दैट वाज रिगार्डिंग प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। उनके मन में था either the genetic material should be made up of protein or it should be made up of nucleic acid. You will be surprised to know that scientists के मन में ज्यादा शक आ रहा था that the genetic material must be made up of proteins than nucleic acid. ये प्रोटीन्स के बने होने चाहिए न कि न्यूक्लिक एसिड के, ऐसा साइंटिस्ट के मन में ज्यादा चल रहा था। आप मुझसे पूछ सकते हैं मैम ऐसा क्यों, Why was it like this? उनके मन में ऐसा बात क्यों चल रहा था, तो मैं आपको बता दूं। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो 4 न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 के बने हुए, राइट। सो अगर ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स
के ही कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स आपके बनते हैं। दो चीज को ध्यान से सुनिए, एक तो आपकी बॉडी में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स है, राइट, एंड अलग अलग स्पीशीज में जीन्स चेंज करते हैं तभी ना स्पीशीज चेंज होता है। अगर जो जीन्स मेरे में है वही जीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो ऑब्वियसली हम सेम स्पीशीज को बिलोंग करेंगे। इस दुनिया में ऑलरेडी वी नो दैट 1.7 मिलियन टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन फाउंड। अगर 1.7 मिलियन टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो सबका जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से वेरी करेगा, और एक ऑर्गेनिज्म में भी सारे जीन्स वेरी करते हैं तभी ना अलग अलग जीन आपका अलग अलग फंक्शन करता है। तो इतने वैरायटी ऑफ जीन्स, इतने वैरायटी ऑफ जीन्स, मैं फिर रिपीट करूं, एक इंडिविजुअल में थाउजेंड्स में जीन्स है, लैक्स में जीन्स है, क्योंकि हमारे बॉडी में लैक्स में ऐसे कैरेक्टर है जो जीन से कंट्रोल होते हैं। और इस दुनिया में 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म को तो हमने खोजा है, और पता नहीं कितने खोजे जाने बचे हुए हैं, और सबका अपना यूनिक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, अब ये पूरी दुनिया में बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स तक, सारे प्लांट से लेकर फंजाई से लेकर बैक्टीरिया से लेकर एल्गी से लेकर सब में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअली यही 4 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। बस इसके कॉम्बिनेशन चेंज कर जाते हैं, मतलब से अगर वो एडेनिन का बना है तो एडेनिन 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 एडेनिन, फिर आपने इसको कर दिया एक एडेनिन गुआनिन एडेनिन गुआनिन एडेनिन गुआनिन, जीन चेंज हो गया, 2 एडेनिन एक गुआनिन एडेनिन एडेनिन गुआनिन एडेनिन 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 गुआनिन। आप सोचो अगर हम आपको 4 लेटर्स देते हैं और हम उसको कहते हैं कि आप हमको इसके कितने कॉम्बिनेशंस बनाकर दे सकते हो, तो आप मिलियंस एंड मिलियंस में कॉम्बिनेशन बनाकर दे सकते हो, राइट। जैसे मैंने कहा ना, जैसे एडेनिन 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 एडेनिन, एक 10 एडेनिन का सपोज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एक जीन जैसे काम कर रहा है। जैसे इसको 10 की जगह आप 8 का कर देंगे, जीन बदल जाएगा। इतने एडेनिन के साथ से आप एक गुआनिन ऐड कर देते हैं तो जीन बदल जाएगा, फिर एडेनिन गुआनिन जीन बदल जाएगा। अगर आप 4 न्यूक्लियोटाइड से इतने वैरायटी जीन के बना सकते हैं तो यहाँ पर मैजिक देखिए, प्रोटीन्स तो 20 अमीनो एसिड का बना है, 20 अमीनो एसिड का बना है। तो अगर 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलियंस के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो प्रोटीन से तो 12 इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आप फिर से एक चीज याद रखिएगा, इस दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जेनेटिक मटेरियल सेम चीज का बना हुआ है ना। अब कार्बोहाइड्रेट पे हमारा शक नहीं था, फैट पे हमारा शक नहीं था, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड को लेकर काफी डिबेट चल रहा था। हमें बाद में स्टडी से पता लगा कि नहीं, हमारे जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड के बने हैं जो 4 न्यूक्लियोटाइड के हैं, और ये 4 न्यूक्लियोटाइड मिलियंस ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से मिलियंस टाइप्स ऑफ जीन्स एक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, एंड मिलियंस ऑर्गेनिज्म का हर का अपना अलग यूनिक जीन कॉम्पोजिशन है। पर उन समय के साइंटिस्ट के दिमाग की तरफ से सोचिए, उनको क्या लग रहा है कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड के बने हैं और प्रोटीन 20 तरह के अमीनो एसिड का बना है। 20 टाइप का अमीनो एसिड ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकता है, क्योंकि आपको पता है एवोल्यूशन आज भी हो रहा है, आज भी रोज नए ऑर्गेनिज्म दुनिया में ऐड हो रहे हैं। दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल ऐसा केमिकल कंपाउंड का बना होना चाहिए जो और भी नए कॉम्बिनेशंस करके नए ऑर्गेनिजम्स की संरचना यानी कि डिजाइनिंग कर सके। So scientists were of an opinion that the genetic material should be made up of protein, but it could be also made up of nucleic acid. So exactly कैसे पता लगा, तो मैं आपको बता दूं, many experiments were carried out to find out the chemical nature of the genetic material. इसमें से 3 एक्सपेरिमेंट काफी फेमस है जो आप पढ़ेंगे। पहला है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ये जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, इससे केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं पता लगा, सिर्फ ये पता लगा कि हाँ कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। उसके बाद एक हार्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे भी। हार्शी एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट है, इससे हमारा ये बात प्रूफ हुआ था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या चीज का बना है, डीएनए का बना है।
the genetic material is made up of DNA. Scientists were not happy. वो खुश नहीं थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन का बना होना चाहिए, तो वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट में कुछ एरर लग गए हो, व्हाई डोंट वी ट्राई सम मोर एक्सपेरिमेंट्स। तो इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे बेटा, वो एक्सपेरिमेंट है आपका बाय एवरी मैक्लियोइड एंड एवरी मैक्लियोइड एंड MC कार्थी। इसका आप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। इनके एक्सपेरिमेंट से फर्दर ये बात वैलिडेट हुई कि यस हमारा जेनेटिक मटेरियल इसका बना हुआ है से DNA का। इनके एक्सपेरिमेंट से भी हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल DNA का बना है। तो फाइनली वी एक्सेप्टेड दैट द जेनेटिक मटेरियल DNA मत बोलिए, द जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एंड फाइनली वी एक्सेप्टेड दैट यस द जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो नाउ प्लीज लेट अस गो वन बाय वन टू ऑल द पेजेस जो मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने आपको ये पढ़ाया कि हमारे मन में सबसे पहला सवाल था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द जेनेटिक मटेरियल व्हिच ट्रांसफर्स कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हमारे मन में सवाल उठा ये जेनेटिक मटेरियल का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, राइट। हमने देखा जो भी हो जेनेटिक मटेरियल पाया तो सेल में जाना चाहिए, एंड सेल के एक्चुअली दो तरह के मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल एंड द अदर इज कॉल्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेनली आयंस के कंपोज्ड होते हैं। इतना तो हमारा ब्रेन एंड IQ शार्प था, डेवलप था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल माइक्रोमोलिक्यूल नहीं हो सकता। ऐसा मॉलिक्यूल जो थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है वो जरूर एक बड़ा मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो फिर आगे हम सेल में खोजने कि सेल में कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल पाए जाते हैं। हमें पता लगा हमारे सेल में वी फाइंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट हमारा मेनली ये है, इट इज द एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल, एंड फैट भी मेनली एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है, इंसुलेटर एंड कुछ हार्मोन्स वगैरह का काम करता है। हमारा मेन शक जिस पर था दैट वाज आइदर इन दिस प्रोटीन्स और इट शुड हैव बीन न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में से किसी एक पर हमारा शक था, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए पता करने के लिए भी क्या है। अच्छा, इसका लॉजिक क्या था मैंने आपको बताया। न्यूक्लिक एसिड 4 न्यूक्लियोटाइड का बना है, जबकि प्रोटीन्स क्या है आपके 20 तरह के न्यूक्लिक अमीनो एसिड्स के बने। तो 4 तरह की न्यूक्लियोटाइड से जितना कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनेगा उससे 20 अमीनो एसिड से ज्यादा बनने का चांस था। तो हमें लगा कि इट शुड बी मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सो अब आ जाते हैं, we conducted a number of experiments. One of the famous experiment was that by Griffith, the second was that by Hershey and Chase, and the third by Avery, MacLeod and MC Carthy. ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से केवल हमें इतना पता लगा था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, बट उसका केमिकल नेचर नहीं पता लगा था। हार्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से पता लगा था दैट द जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ DNA। हम खुश नहीं हुए क्योंकि हम क्या सुनना चाहते थे, हम सुनना चाहते थे कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। तो फाइनली एक एक्सपेरिमेंट एवरी, मैक्लियोड एंड MC कार्थी ने भी किया जिससे फर्दर वैलिडेट हुआ दैट DNA इज आवर जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो आपका ये चैप्टर में आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यू विल स्टडी व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। एक बार आपको पता चल गया कि आपका जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर क्या है, ये आपका DNA का बना हुआ है, तो अब आपके मन में अगला सवाल क्या उठा कि न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है, सॉरी नॉट DNA का बना है। हमें पता लगा ये न्यूक्लिक एसिड का बना है, तो हमें बाद में अगला सवाल पता चला, हमारे मन में उठा कि न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का होता है, वन इज DNA एंड द अदर इज RNA। ठीक है, ये 2 है, या DNA का बना है या RNA। हमारे मन में ये सवाल उठा हमारा जेनेटिक मटेरियल DNA का ही क्यों बना है एंड व्हाई नॉट RNA, ये हमारे मन में सवाल उठा। तो ये अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे, व्हाई इज द जेनेटिक मटेरियल DNA was considered as genetic material by nature. Nature ने by large DNA को क्यों चूज किया as genetic material and not RNA, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, once we come to know that the genetic material is basically DNA, तो हम जानना चाहेंगे what is the structure of DNA. This is your third topic होगा कि ये DNA क्या चीज का बना है। ठीक, एक बार हम DNA का स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो अगला चीज जो हम पढ़ना चाहेंगे वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DNA। DNA काम कैसे करता है।
मैं आपको बता दूं डीएनए का फंक्शन क्या है। मैं अक्सर बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा डीएनए का फंक्शन क्या है, तो कहता है हेरिडिटी मटीरियल है। ठीक है, दे ट्रांसफर जेनेटिक मटीरियल, हेरिडिटी मटीरियल फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स को पास करने में मदद करता है, ऐसा अक्सर बच्चे कहते हैं। एक बात बताओ बेटा, जेनेटिक मटीरियल का, डीएनए का यही काम है कि हम अपने पेरेंट्स से ले और बच्चे को दे दे, फिर पेरेंट्स से ले बच्चे को दे दे? हाँ, मेरे बॉडी में उसका क्या काम है? मेरे बॉडी में वो एक्सप्रेस करता है मेरे, सो दैट ये जितने आप देख रहे हैं, 2 आईज, नोज, जो आपका स्टमक बना रहा है पेप्सिन, आपका इंटेस्टाइन बना रहा है ट्रिप्सिन, ये सारे फंक्शंस के फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस हो सके, राइट? तो इसका 2 फंक्शन होता है। दिस इज शोन बाय अ वेरी फेमस इक्वेशन जिसको हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। डीएनए का क्या फंक्शन है? पहला, एक तो ये अपनी कॉपी बनाता है ताकि हम अगले जनरेशन को पास कर सके। ये प्रोसेस जिससे डीएनए अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। तो ये हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन, दैट इज इट मेक्स आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, व्हिच वी कॉल इट एज रेप्लिकेशन। एंड द सेकंड फंक्शन ऑफ डीएनए इज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, हम कॉपी बनाते हैं अगले जनरेशन को पास करने के लिए, बट मेरे बॉडी में इसका क्या काम है? मेरे बॉडी में काम है कि ये सारे जीन्स एक्सप्रेस करें ताकि उस जीन का फिनोटाइप हमारे में दिख सके। सो टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, उसके लिए डीएनए पहले बनाता है आरएनए, फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन, क्योंकि डीएनए हमेशा एक्सप्रेस करता है द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। हम आपको पढ़ाएंगे बाद में। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, जो आपका जो फर्स्ट वाला है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन, ये हम आपको पढ़ाएंगे। दैट मींस इसके लिए हम एक शॉर्ट में लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, सो डीएनए के मेनली 2 फंक्शन होते हैं। वन ऑफ द फंक्शन इज, ओके लेट मी कम हियर, एकदम डीएनए के 2 फंक्शंस होते हैं। वन is to make exact copies of itself, and second, this is called as replication, and the second is to express itself, and this is called as protein synthesis. ठीक है, तो आप चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। हमें कैसे पता लगा कि हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड का ही बना है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स है। एक बार हमें पता लग गया कि वो न्यूक्लिक एसिड का है, तो अगला सवाल उठा, व्हाई वाज डीएनए चोजन एज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट आरएनए? एक बार वो समझ में आ जाएगा तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एक बार डीएनए का स्ट्रक्चर पता चल गया तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इट्स फंक्शन। हमने पता लगा है कि इसके मेनली 2 फंक्शन होते हैं, वन टू मेक इट्स कॉपीज सो दैट वी कैन पास इट टू द नेक्स्ट जनरेशन, और वी कैन पास इट टू अदर सेल्स ऑफ आवर बॉडी फॉर रिपेयर पर्पस, एंड सेकंड टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इनटू फिनोटाइप व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जब आप इतना पढ़ लेंगे तो फिर नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे मैं बता दूं। हमें ये पता चल गया कि डीएनए कैसे काम करता है, तो अगला सवाल हमारे मन में उठा, हाउ इज द फंक्शन ऑफ डीएनए रेगुलेटेड? इसका रेगुलेटेड कैसे होता है? इसका मतलब मेरा क्या है, सुनिए। आपको पता है कि आपके जो जीन्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी के हर जीन्स हमेशा ही काम करते हैं। कभी कोई जीन काम करता है, कभी नहीं करता है। वही जीन कभी काम करता है, कभी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोटीन डाइट लिया तो स्टमक में पेप्सिन बनाने वाला जीन एक्टिव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, पेप्सिन बनेगा, खाना डाइजेस्ट होगा। वही अगर आज आप फास्ट में हैं तो वो जीन क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा ताकि पेप्सिन ना बने, क्योंकि खाली पेट पेप्सिन बनने से आपको नुकसान करेगा। यानी कि सेम जीन खाना आने पर ऑन हो जाता है और पेप्सिन प्रोटीन बनाता है, और जब खाना नहीं रहता वही जीन ऑफ हो जाता है। तो ये आपके जो जीन्स हैं ये कभी ऑन होते हैं, कभी ऑफ होते हैं। इनका ऑन एंड ऑफ, कभी काम करना कभी नहीं करना, ये कैसे रेगुलेट होता है, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू विल स्टडी। ठीक है, इसके साथ ही आपका जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड जितने आपके मन में प्रश्न थे वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स फ्रॉम मॉडर्न जेनेटिक्स। नाउ मॉडर्न जेनेटिक्स से हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। वन, हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके बाद हम बता रहे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब हमारे मन में एक सवाल उठा
कि ह्यूमंस का जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि 46 क्रोमोसोम है उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ें, हम जाने कौन से क्रोमोसोम में कौन सा जीन है, कौन सा जीन कौन सा फंक्शन करता है, ये हमें इलैबोरेटली जानने की इच्छा हुई। सो दिस इज क्वाइट मॉडर्न जेनेटिक्स। एंड सेकेंड हम आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपको पता है डीएनए से हम क्राइम सॉल्व कर लेते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये दो मॉडर्न टॉपिक्स आप पढ़ेंगे तब जाकर आपका ये चैप्टर एंड होगा। सो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये काफी लंबा चैप्टर है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट इस चैप्टर को नटशेल में आपको क्या पढ़ना है। हमें पिछले चैप्टर में ये पता लगा कि हमारे बॉडी में कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होता है। हमारे मन में पहला सवाल उठा, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। So we will undergo some experiments to find out what is the chemical nature. क्या रिजल्ट पता लगेगा? The genetic material is made up of nucleic acid. अब न्यूक्लिक एसिड दो तरह का है, डीएनए और आरएनए। तो अगला सवाल हमारे मन में उठा, why did nature choose DNA as the genetic material and not RNA? एक बार हमें पता चल गया that DNA is the genetic material। अगला सवाल हमारा हुआ, इस डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, हाँ, एंड दूसरा इसका फंक्शन क्या है। स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे एंड फंक्शन में, राइट, स्ट्रक्चर अलग पढ़ेंगे। फंक्शन में हमें पता लगा कि इसका दो काम है, एक इस अपनी कॉपी बनाना ताकि उसकी कॉपी हम अगले जनरेशन में और अपने बॉडी के अदर सेल्स में डाल सके, अ प्रोसेस कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। एंड सेकंड अपने आप को एक्सप्रेस करना जिसको हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ इज द फंक्शन ऑफ द जीन रेगुलेटेड, कैसे कभी जीन ऑन एंड ऑफ होता है, आपको ये पढ़ेंगे। एंड लास्ट आप पढ़ेंगे कुछ दो मॉडर्न जेनेटिक्स के टॉपिक, वन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि ह्यूमन बींग्स के डीएनए कितने जीन्स हैं, कौन सा जीन कौन सी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, उसका क्या फंक्शन है, ये पढ़ेंगे। एंड लास्ट आप पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। राइट, नाउ दैट यू आर वेरी क्लियर विद एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, आपको जब अच्छे से पता लग गया कि इस चैप्टर में क्या क्या है, so without wasting much time we will move into the chapter। बस यहाँ पर एक मैं चेंज बता दूं, मैंने जिस क्रम में लिखा है आपके एनसीईआरटी में उस सीक्वेंस में नहीं लिखा है, मैं आपको पढ़ाऊंगी इन द सीक्वेंस इन विच थिंग्स आर रिटन इन योर एनसीईआरटी। तो आपका एनसीईआरटी पहले स्टार्ट करता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पहले आपके एनसीईआरटी के सीक्वेंस में है। चलिए हम देख ही लेते हैं आपके एनसीईआरटी में क्या सीक्वेंस है। राइट, सो हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस का अलग पेन कलर से कर देते हैं, से लेट मी डू इट विद ऑरेंज। हाँ, तो आपके एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। ठीक, नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि व्हाट व्हाई वाज जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड नॉट आरएनए। उसके बाद आपको पढ़ना है हाउ डिड यू फाइंड आउट दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद आपको पढ़ना है फंक्शन एंड उसके बाद बचे हुए दो टॉपिक्स आपको पढ़ने। यानी कि मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता दूं, हम लोग उसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे जिस सीक्वेंस में आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहला है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देन आपका है कि हाउ डिड वी फाइंड आउट दैट डीएनए इज द न्यूक्लिक एसिड एंड देन व्हाई नॉट आरएनए एंड सो ऑन। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें दिखा दूं। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि हमारे जो सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, उसको कहते हैं न्यूक्लिन। उन्होंने सबसे पहले इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। यू कैन सी इट, यहाँ पे आपका स्पेलिंग में लिखा हुआ है NUCLEIN। उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। बाद में पता लगा ये जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर में जो मटेरियल पाया जाता है जिसको फ्रेडरिक मिशर ने नाम न्यूक्लिन दिया था, ये एसिडिक इन नेचर है, तब जाकर इसको हमने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। राइट, दिस न्यूक्लिक एसिड कैन बी मेनली ऑफ टू टाइप्स। मैं अभी तब से आपको बता रही हूँ ये कौन कौन से हो सकते हैं। आइदर इट कैन बी अ डीएनए और इट कैन बी एन आरएनए। So either the nucleic acid is DNA, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या ये बना होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम कहते हैं आरएनए। So look at the structure over here। कुछ डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए के बीच में, हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, एक बार अभी हम दोबारा भी पढ़ा सकते हैं।
अगर आप गौर से करेंगे, देखेंगे तो डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड है, डबल हेलिकल है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। वन सेकेंड, डीएनए में जो बेसिस पाए जाते हैं दे आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, जबकि आरएनए में जो बेसिस पाए जाते हैं वो सेम है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, पर थाइमिन के जगह आरएनए में पाया जाता है यूरैसिल। राइट, ये दो डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस यहां पर आपका दिखा नहीं रहा है, दैट इज फॉर द शुगर। इसका शुगर आरएनए का नाम से ही पता लग रहा है, ठीक, इट इज राइबोज शुगर, एंड डीएनए का शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये क्या है हम समय आएगा तो बताएंगे। फिलहाल मैंने आपको ये बताया हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है, उसको पहले वर्ड डिफाइन किया था एज न्यूक्लीन। इसको नाम दिया था आपका फ्रेडरिक मिशर ने, बाद में पता लगा इट इज एसिडिक इन नेचर, सो वी कॉल इट एज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स, वन ऑफ देम इज डीएनए, द अदर इज आरएनए। आई गेव यू सम बेसिक थ्री मेन डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। नाउ वी विल मूव। अगर हम कहते हैं कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज योर डीएनए है, और आरएनए भी है कुछ ऑर्गेनिज्म में, बट मोस्ट ऑर्गेनिज्म में डीएनए है। और मैंने आपको बताया डीएनए क्या चीज का बना है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए बनाते हैं, ये हमारा डीएनए है। डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे छोटे छोटे इकाइयों का बना होता है जिसको हम मोनोमर कहते हैं। इसका मोनोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के मोनोमर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, जो चार तरह का हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक, डीएनए एक पॉलीमर है। ठीक, अब सवाल उठता है कितने न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बनाते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उनका डीएनए अलग अलग नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। या तीन एग्जाम्पल है, याद कर लीजिएगा, मेडिकल में भी आएगा, स्कूल में भी 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज साई 174। ठीक, ये एक देखिए मैंने इसका यहाँ पर फोटो भी बनाया है साई 174 का। ये आपका 5386 न्यूक्लियोटाइड का बना है। चलिए इसको हम लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मैंने कहा बैक्टीरियोफेज साई 174, आई अगेन रिपीट, बैक्टीरियोफेज साई 174 5386 5386 5386। ठीक, 5 + 3 8 and 6 5386 न्यूक्लियोटाइड्स का इनका डीएनए बना है। इफ वी कम टू बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इससे पहले वाला था बैक्टीरियोफेज साई, अभी यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा। ये कितने बेस पेयर का बना है, 48502। कितने का बना है, 48502 बेस पेयर्स का बना है। राइट, थर्ड है आपका ई कोलाई। ई कोलाई में कितने बेस पेयर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कोलाई देखिए यहाँ पर मैंने बनाया, मैंने यहाँ लैम्डा का जीनोम बनाया। दिस इज 4.6 × 10⁶। एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए। ठीक, मैंने पहले आपको बताया था बैक्टीरियोफेज, क्या बताया था, साई 174। इसमें कितना है, 5386, 53 प्लस दैट इज 8, लास्ट में -2 6, 5386। नेक्स्ट कौन सा बताया था, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसमें है 48502, 48502, 48502, 48 + 2 is 50, 48502, 48502। एंड लास्ट मैंने आपको बताया ई कोलाई बैक्टीरिया का, इसको आइटैलिक्स में लिखना चाहिए था, साइंटिफिक नेम है इसका है 4.6 × 10⁶। ये इजी है, 4.6 × 10⁶। राइट, सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कितने बेस पेयर्स का बना हुआ है, हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड्स का लंबा, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स दे मेक इन ह्यूमंस, इट इज 3 × 10⁹। और ये हम केवल हैप्लॉइड का बोल रहे हैं, डिप्लॉइड का नहीं। यू नो दैट हमारा क्रोमोसोम पेयर में पाया जाता है। ठीक, हम हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं। हमारा हैप्लॉइड क्रोमोसोम कंटेंट में कितने न्यूक्लियोटाइड के डीएनए, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टू फॉर्म the DNA in a haploid cell, right? It is 3 × 10⁹ base pairs, right? तो इसको आप याद कर लेना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, now that we know
व्हाट इज द लेंथ। अब अगला सवाल उठता है डायरेक्टली दैट ये डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, हाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा है, ये डेफिनेशन को अच्छे से देख लो, आपको अपने आप स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। मैंने कहा है डीएनए इज अ डबल हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डबल हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब सबसे पहले अब हम लोग डीएनए में खोजेंगे न्यूक्लियोटाइड। डीएनए बना हुआ है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। जब बहुत सारे न्यूक्लियो, एक इसका यूनिट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज योर न्यूक्लियोटाइड, ठीक। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्या बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाएंगे तो ये बनाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हम पढ़ेंगे ये न्यूक्लियोटाइड कैसे जोड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। फिर हम बनाएंगे डबल चेन, मतलब जैसे हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे वैसे हम एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। तो थर्ड हम पढ़ेंगे हम उसको डबल कैसे बनाते हैं। और एक बार हमने डबल बना दिया, इसको हम हेलिकल करेंगे, आपस में इंटरट्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही इसको हेलिकल कर देंगे, अब जो मेरा फाइनल स्ट्रक्चर आया दैट इज माय डीएनए। गॉट इट। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जानने के लिए सबसे पहले वी विल नो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, देन हाउ द न्यूक्लियोटाइड्स दे जॉइन टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। Once we make one polynucleotide chain, we will make two polynucleotide chain, and then we will make it helical. So with that, the structure of DNA will come. You will understand. ठीक है? So let us move to the structure of DNA. यहाँ पर आ जाते हैं। As you know, मैंने अभी आपको बताया DNA बना हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसका यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। अब आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या चीज का बना है। Now let us try to know. ये न्यूक्लियोटाइड तीन चीज का बना होता है, वन इज बेस, द अदर इज शुगर एंड द थर्ड इज फॉस्फेट, राइट। ये बना हुआ है बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। ये बेस एक्चुअली ऐसे बोलना सही नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेस बिकॉज ऑल द बेसेस इनवेरिएबली दे कंटेन नाइट्रोजन, सब में नाइट्रोजन होता ही है। इसके अलावा इसमें शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। अब आ जाते हैं इसमें शुगर कौन सा होता है। अगर डीएनए है तो शुगर है डीऑक्सीराइबोज, अगर डीएनए है तो शुगर है डीऑक्सीराइबोज, और अगर आरएनए है तो उसका शुगर होता है राइबोज शुगर, ठीक। इसमें बेस अटैच करता है। अगर ये बेस डबल रिंग का बना हुआ है, राइट, तो इसको हम लोग कहते हैं प्यूरीन। डबल रिंग का बना है तो हम कहते हैं प्यूरीन, और अगर ये सिंगल रिंग का बना हुआ है तो इसको हम कहते हैं पायरिमिडीन, राइट। ये प्यूरीन दो तरह का है, एडेनिन एंड गुआनिन। बोथ डीएनए एंड आरएनए में सेम प्यूरीन पाया जाता है, दोनों का प्यूरीन सेम है, वन इज कॉल्ड एज एडेनिन, द अदर इज कॉल्ड एज गुआनिन। पायरिमिडीन में साइटोसिन इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, लेकिन डीएनए में पाया जाता है थाइमीन और उसके जगह आरएनए में पाया जाता है यूरैसिल। सो दीज आर द बेसिस। इसके अलावा फॉस्फेट मॉलिक्यूल का भी इस्तेमाल होता है एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, राइट। तो thus a new DNA is a polynucleotide chain, इसका यूनिट है न्यूक्लियोटाइड which is made up of sugar. The sugar will be deoxyribose in case of DNA, ribose in case of RNA. इसमें अलावा इस शुगर से अटैच्ड होगा बेस, इसको कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। अगर डबल रिंग है तो कहेंगे प्यूरीन, that can be either adenine or guanine. अगर सिंगल रिंग है तो कहेंगे pyrimidine which can be cytosine or thymine if it's DNA, and cytosine and uracil if it is a RNA. इसके अलावा इसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड को बनाने में मदद करते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ वी विल गो। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सो लेट अस फर्स्ट कम टू द शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसमें पेंटोज शुगर था। जो शुगर पाया जाता है डीएनए और आरएनए में, चाहे वो राइबोज हो चाहे डीऑक्सीराइबोज हो, वो एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर मींस इट इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन। यू कैन सी हियर कार्बन 1, कार्बन 2, राइट, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। 5 कार्बन का बना हुआ रहता है, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। चाहे वो डीएनए का हो चाहे वो आरएनए का, वो है एक पेंटोज शुगर। ये जो पेंटोज शुगर है, इसका अगर हम थोड़ा सा इलैबोरेट डायग्राम देखें, सो यू विल सी दैट दिस इज आरएनए का शुगर राइबोज एंड दिस इज डीएनए का शुगर दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा सा इलैबोरेटली समझाऊंगी। जस्ट सी दैट अगर आप देखोगे तो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। इट इज अ पेंटोज शुगर। यू कैन सी दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4 एंड दिस इज कार्बन 5। ये आपका 5 कार्बन मॉलिक्यूल का बना हुआ है। नाउ कम हियर,
ये जो 5 कार्बन का बना हुआ है, आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे फ्री OH मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। सो यू कैन सी 1 OH हियर, यू कैन सी 1 OH हियर, यू कैन सी 1 OH हियर, यू कैन सी 1 OH हियर। मैं आपको बता दूं जेनेटिक मटेरियल के साथ एक चीज जो बहुत जरूरी था, दैट द जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी स्टेबल। ऐसा नहीं है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन गया और म्यूटेट हो गया और पता चला ह्यूमन का बच्चा मंकी पैदा हो गया, बिकॉज इट इज सो अनस्टेबल दैट जब वो एक सेल से दूसरे सेल में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है तो वो पूरा स्पीशीज ही चेंज कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी स्टेबल। आपकी बॉडी के हर एक सेल्स का जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल होता है, एंड जो बच्चे को भी हम देते हैं तो बहुत जल्दी म्यूटेट नहीं करना चाहिए, राइट। तो अब आ जाते हैं राइबोज शुगर में। अब मैंने बताया जगह जगह पर फ्री OH मॉलिक्यूल्स है। इस फ्री OH मॉलिक्यूल के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये स्ट्रक्चर को बहुत अनस्टेबल बनाता है। मैं बता दूं, ये जो OH मॉलिक्यूल शुगर में पाया जाता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये जिससे तिससे रिएक्ट करके ये अपना कंपाउंड चेंज करने की टेंडेंसी रखता है, राइट। इट विल चेंज। अगर इतना रिएक्ट करेगा तो उसको जेनेटिक मटेरियल का स्टेटस देना बहुत मुश्किल है। तो हुआ क्या, जो फर्स्ट कार्बन के साथ जो OH है ये यूज हो जाता है इन मेकिंग अ न्यूक्लियोटाइड। ये यही पे बेस अटैच्ड होता है बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। तो ये जो फर्स्ट कार्बन का OH है ये बेस के साथ कनेक्ट होता है बाय अ बॉन्ड कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये OH को हम यूज कर लेते हैं। ये कहने का मतलब ये है, आपके घर पर कोई बहुत ही नॉटी बच्चा आ गया, ठीक। वो इतना नॉटी बच्चा है कि अगर आपकी ड्रेसिंग टेबल पर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स रखे हुए हैं, कंघे, कोम एक्सेट्रा, परफ्यूम एक्सेट्रा रखे हुए हैं, वो इतना नोटोरियस है कि वो हर चीज को छू रहा है, कभी नीचे फेंक रहा है, कुछ कर रहा है। आपकी टेबल पे बुक्स रखे हुए, स्टेशनरी रखे हैं, आप उसको ड्रेसिंग टेबल से हटाते हैं तो वो टेबल पर आ जाता है। पेन को फेंकना स्टार्ट कर दिया, पेज फाड़ना स्टार्ट कर दिया। तो आपने क्या सोचा, आपने सोचा क्यों ना बच्चे को किसी और काम में एंगेज कर दें, ठीक। आपने क्या किया, उसे एक मोबाइल दे दिया। वो ऐसे उसमें इतना एंगेज हो गया कि वो शैतानी करना बंद हो गया। तो हम भी क्या करते हैं, इन शैतान OH को एंगेज कर लेते हैं ताकि वो आपके मॉलिक्यूल में को रिएक्टिव ना बनाए एंड मॉलिक्यूल को स्टेबल रखें। तो फर्स्ट कार्बन का OH को हम बेस के साथ जोड़ देते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एज अ रिजल्ट ये किसी काम में लग गया, अब ये शैतानी नहीं करेगा। जो फिफ्थ कार्बन का OH है इसको हम यूज करते हैं टू मेक एस्टर बॉन्ड, और इससे हम एक और न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ते हैं, तभी आपका डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक। ये OH भी एक अगले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ने में मदद करता है, तब जाकर इन दोनों बॉन्ड को मिलाकर हम कहते हैं फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो फिफ्थ कार्बन एंड थर्ड कार्बन का OH है इसको हम यूज करते हैं और न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़कर चेन बनाने के लिए। तो फिफ्थ वाला ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, थर्ड वाला नीचे के साथ जुड़ता है, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का चेन बनता है जिसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। केवल एक शैतान OH जिसको हम किसी काम में यूज नहीं कर पाए वो है हमारा सेकेंड कार्बन का OH। इसको हम नहीं यूज कर पाए जिसकी वजह से RNA मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया। जब हमने देखा कि ये सेकेंड OH रिएक्टिव है जो RNA को अनस्टेबल बनाता है, हमने बोला नहीं, हम RNA को एज जेनेटिक मटेरियल नहीं रख सकते। हमने RNA में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और ये जो मॉडिफाइड फॉर्म RNA का है वही DNA है। RNA में जितनी कमियां थी जो RNA को अनस्टेबल बनाता था, उन कमियों को हमने अपग्रेड करके हटाकर जो अपग्रेडेड मॉडल लॉन्च किया, उस अपग्रेडेड मॉडल को हम DNA कहते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड, राइट। सो DNA is nothing, it is an upgraded model of RNA। तो ये जो हमारे मन में सवाल उठा था ना, why is DNA the genetic material and not RNA, तो मैं आपको बता दूं इस दुनिया में जो पहला जेनेटिक मटेरियल आया था वो RNA ही था, बट वो अनस्टेबल था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। और क्या प्रॉब्लम थे हम आपको आगे बताएंगे, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करके जो नया मॉडल लॉन्च किया गया उसको हम कहते हैं DNA। तो DNA क्या, शुगर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राइबोज शुगर। इसको हम डीऑक्सी राइबोज शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इसके सेकेंड OH का क्या उपाय निकाला, हमने इसका O ही हटा दिया।
जैसे ही हमने इसका O हटा दिया और केवल H रख दिया तो ये स्टेबल हो गया। तो जब हम ये सेकेंड कार्बन का OH जो आप देख रहे हैं इसमें से हाइड्रोजन हटा देते हैं तो यही राइबोज मॉलिक्यूल कहलाता है डीऑक्सीराइबोज। दैट मींस यू कैन सी इट वेरी क्लियर ओवर हियर कि डीएनए में यहाँ क्या है और आरएनए में यहाँ क्या है। आई जस्ट रब इट फॉर यू सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस between DNA and RNA का राइबोज शुगर, this is ribose, and इसके second कार्बन का OH is replaced by H, so it is called as deoxyribose sugar. Right? So आपने देखा the sugar is pentose, it is made up of 5 carbon, it is ribose in case of RNA and it is deoxyribose in case of DNA. Next मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? We need nitrogenous bases. ये नाइट्रोजनस बेसिस मैं आपको बता दूं दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज प्यूरीन एंड द अदर इज कॉल्ड एज पाइरिमिडीन। नाउ प्यूरीन क्या है? दीज आर डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। मैंने आपको बताया था जिसके दो एग्जांपल है एडेनिन एंड गुआनिन एंड पाइरिमिडीन आपके सिंगल रिंग होते हैं, ठीक, जिसमें 3 एग्जांपल आता है। सो लेट अस सी दिस। प्यूरीन के डबल रिंग है, इसके दो एग्जांपल है एडेनिन एंड गुआनिन। पाइरिमिडीन सिंगल रिंग होते हैं, इसके थाइमीन and cytosine in case of DNA and thymine and uracil in case of RNA. So let us look at this diagram as well. आप देख सकते हैं this is double ring and this is your single ring. यहाँ पर हम उनके थोड़े डायग्राम्स आपको क्लियर दिखा रहे हैं, you can see. अच्छा, इनको हम नाइट्रोजनस बेसिस क्यों कहते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। चाहे वो पिरामिडीन हो, you will see nitrogen at various places. देखिए यहाँ नाइट्रोजन at various places. Even प्यूरीन्स में you will find nitrogen at various places. सिंस इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है इसलिए हम इनको नाइट्रोजनस बेसिस बोलते हैं। पाइरिमिडीन सिंगल रिंग होते हैं। कैसे याद करें? मुझे तो जल्दी कोई चीज याद नहीं होती, रटने वाली चीज तो मुझे याद नहीं होती, लॉजिक वाली। मैंने कैसे याद किया? बड़ा नाम छोटा स्ट्रक्चर, छोटा नाम बड़ा स्ट्रक्चर, उल्टा है। पाइरिमिडीन नाम बड़ा है, इसका स्ट्रक्चर सिंगल रिंग है। प्यूरीन का नाम छोटा है, इसका स्ट्रक्चर बड़ा है। चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इनको देखें। अगर आपकी मन है तो आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे पाइरिमिडीन में ये यूरासिल है, ये साइटोसिन है, बेसिकली सेम है। कहीं ये इनका जो केवल साइड ग्रुप ये चेंज कर जाता है, अदर देन दैट मुझे लग रहा है ये दोनों में एकदम सेम है। यूरासिल ओनली देयर इज अ फ्यू, दिस इज सेम, ओनली यहाँ चेंज लग रहा है। सो ड्यू टू चेंज इन देयर फंक्शनल ग्रुप, जो साइड ग्रुप है, जो चेन है, वो चेंज करने की वजह से ये दो तरह के हो गए, यूरासिल एंड साइटोसिन। सिमिलरली एडेनिन एंड गुआनिन में देखिए यहाँ NH2 ग्रुप है और यहाँ आपका CO ग्रुप है, राइट। और थोड़ा सा बॉन्ड्स में भी है, सिंगल डबल बॉन्ड्स का भी है। यहाँ पर देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। सो ड्यू टू लिटिल चेंज इन द साइड ग्रुप दे आर ऑफ इन द स्ट्रक्चर वेरीज, ठीक है। मैं अब आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था जो पहला जेनेटिक मटेरियल आया था वो था आपका आरएनए, और आरएनए में जो बेस था दैट वाज यूरासिल। मैंने कहा आरएनए का एक बहुत बड़ा डीमेरिट क्या था? आरएनए में के साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जुड़े हुए थे जो आरएनए को अनस्टेबल बनाते थे। एक तो इसका शुगर था, राइबोज शुगर, जिसका सेकंड कार्बन का OH उसको अनस्टेबल बना रहा था, हमने मॉडिफाई किया। सेकेंडली आरएनए में जो एक बेस था यूरासिल, इस यूरासिल का स्ट्रक्चर और अगर आप थाइमीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेम है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, सिवाय अगर हम यहाँ पर इसके ऐसे लेबलिंग करें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लेबलिंग करें, तो अगर 5th कार्बन को देखेंगे तो इसमें H है और इसमें CH3 है। अदर देन दैट इसका स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। इसका मतलब क्या है? यूरासिल का जो 5th कार्बन है दैट वाज लिटिल अनस्टेबल, तो उसमें हमने मिथाइल ग्रुप को ऐड किया। मिथाइल ग्रुप को ऐड करने के साथ अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया थाइमीन, एंड दिस थाइमीन वाज मोर स्टेबल एज अ रिजल्ट। मतलब कुछ नहीं है, मैं बार-बार क्या कह रही हूँ, डीएनए इज एन अपग्रेडेड मॉडल ऑफ आरएनए। मैं फिर क्या कह रही हूँ, डीएनए इज एन अपग्रेडेड मॉडल ऑफ आरएनए। आरएनए में हर वो स्ट्रक्चर जो उसको अनस्टेबल बनाता था उसमें थोड़े चेंजेस किए। राइबोज में भी बड़ा चेंज नहीं किया, केवल सेकंड कार्बन का O हटा दिया। वैसे यूरासिल से थाइमीन बनाने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, केवल 5th कार्बन में हमने क्या किया, H को हटाकर उसको हमने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो ये अनस्टेबल से स्टेबल बन गया, एंड इस स्टेबल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, थाइमीन बोलते हैं, राइट। सो दिस इज अभी हो गया इसका नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। तो मैंने आपको बताया, सो इन शॉर्ट दिस इज अ समरी, दिस यू कैन फाइंड इट इन योर नोट्स एज वेल, दैट नाइट्रोजनस बेसिस में
Purine is common in both DNA and RNA, that is adenine and guanine, and pyrimidine में cytosine, thymine in DNA, cytosine and uracil in RNA. अब आ जाते हैं, हमने बताया आपको स्ट्रक्चर ऑफ शुगर एंड बेस. जब इस शुगर एंड बेस को हम लोग जोड़ते हैं बाय दिस जब हम लोग जोड़ते हैं बाय दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तब जो मेरा कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 5 कार्बन का बना हुआ है. दिस इज योर कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5. जब इसका फर्स्ट कार्बन बेस के साथ अटैच होता है, जब इसका फर्स्ट कार्बन बेस के साथ अटैच होता है बाय अ बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक. तब ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है किसका किसका, दिस इज शुगर एंड ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है शुगर प्लस बेस का, इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. फिर से देख लें, हम क्या बना रहे हैं, हम न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं. न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का बना है. क्या क्या चीज का, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट. ये शुगर, बेस एंड फॉस्फेट कैसे आपस में जुड़े हैं न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, मैं वही आपको दिखा रही हूँ. सो दिस इज योर शुगर, दिस इज योर बेस. जब ये शुगर और बेस ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं तो ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. ठीक है. ये जो न्यूक्लियोसाइड है, अब आप अगर इसमें गौर करेंगे तो अगर डीएनए बना रहे हैं, हम डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, राइट, तो ये शुगर सेम रहने वाला है, डीऑक्सीराइबोस शुगर. अगर कुछ चेंज कर सकता है तो क्या करेगा, वो बेस करेगा. यहाँ बेस एडेनिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है. आई जस्ट शो यू, वही मैं बता रही हूँ. अकॉर्डिंगली न्यूक्लियोसाइड आपके 4 तरह के होते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैंने कहा यहाँ अगर आप डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं तो शुगर सेम ही होगा. सब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और अगर आरएनए है तो शुगर होता है आपका राइबोस शुगर, राइट. केवल अगर कुछ चेंज करता है तो ये बेस चेंज करता है. ठीक है. अकॉर्डिंगली 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड होते हैं, और हमने न्यूक्लियोसाइड का नाम बेस के नाम पर इसलिए दिया है ताकि नाम से ही पता लग जाए यहाँ पर कौन सा बेस अटैच्ड है, राइट. ये बॉन्ड आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. ठीक है. और अगर यहाँ एडेनिन पाया जाएगा तो इस न्यूक्लियोसाइड को कहेंगे एडिनोसाइन. अगर यहाँ गुआनिन पाया जाएगा हम कहेंगे गुआनोसाइन. अगर साइटोसिन पाया जाएगा उसको कहेंगे साइटिडीन. थाइमिन पाया जाएगा इसको कहेंगे थाइमिडीन, राइट. अगर ये तो हो गया आपका डीएनए. आरएनए में भी सेम चीज होगा. आरएनए में केवल डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ थाइमिन की जगह यूरासिल होगा. तो एक बार फिर देख लीजिए, एडिनोसाइन, साइटोसाइन, साइटिडीन, सॉरी एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, साइटिडीन, थाइमिडीन, ये क्या, एंड यूरिडीन. एडिनोसाइन क्या चीज का बना हुआ है, अगर आपका ये शुगर डीएनए है तो इट विल बी अ डीऑक्सीराइबोस शुगर. अगर आरएनए है तो इट विल बी अ राइबोस शुगर. तो शुगर चाहे कोई भी हो इन दोनों में से, राइट, द बेस विल बी एडेनिन. सिमिलरली आपका गुआनिन में दिस विल बी शुगर. द शुगर कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस डिपेंडिंग वो डीएनए है कि आरएनए. सिमिलरली देखिए इसमें भी शुगर सेम है. इसमें सिर्फ थाइमिन में डीऑक्सीराइबोस शुगर ही हो सकता है क्योंकि थाइमिन केवल डीएनए पाया जाता है. यूरासिल में शुगर हमेशा राइबोस ही हो सकता है क्योंकि वो आरएनए में पाया जाता है. बाकी ये तीनों डीएनए आरएनए दोनों में पाए जा सकते हैं. तो इसके साथ शुगर राइबोस भी हो सकता है, डीऑक्सीराइबोस भी. पर साथ में अगर बेस एडेनिन होगा तो एडिनोसाइन, गुआनिन होगा तो गुआनोसाइन, साइटोसिन होगा तो साइटिडीन, थाइमिन होगा तो थाइमिडीन, यूरासिल होगा तो इसको कहेंगे हम यूरिडीन. इज दैट क्लियर? ठीक. सो ये हो गया आपके न्यूक्लियोसाइड्स. मैंने आपको बता दिया. शुगर मैंने बताया डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना है. न्यूक्लियोटाइड 3 चीज का बना है, शुगर एंड बेस. मैंने शुगर एंड बेस का आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया और ये भी बता दिया ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं. और मैंने ये भी बता दिया इनके जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. ठीक. अब 3 चीज क्या बच गया, फॉस्फेट. जब इस न्यूक्लियोसाइड में जैसा आप देख रहे हैं फॉस्फेट अटैच होता है टू द 5th कार्बन. मैंने कहा था ये अटैच होता है आपके फर्स्ट कार्बन से, है ना. बेस इज अटैच टू द फर्स्ट कार्बन एंड इसका हमने बॉन्ड का नाम आपको क्या बताया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. वैसे ही द शुगर इज अटैच्ड टू द 5th कार्बन. ये 5th कार्बन के अटैच है. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज द 5th कार्बन. एंड इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं.
इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस phosphate is called as nucleotide. So this is the final structure of nucleotide, where a phosphate group is linked to the fifth carbon का OH। आपको याद है मैंने बताया था यहाँ OH होता है, उसके साथ कौन अटैच किया है? फॉस्फेट। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब एक चीज आप फिर यहाँ पर नोटिस करेंगे, इस न्यूक्लियोटाइड का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे? अगर ये डीएनए है, राइट, तो इसका शुगर हर हालत में कौन सा होगा? डीऑक्सीराइबो शुगर ही होगा, राइट। फॉस्फेट तो फॉस्फेट है, इसमें क्या बदलेगा? यानी कि न्यूक्लियोटाइड में भी अगर कुछ बदलता है तो केवल क्या बदलता है? ये बदलता है आपका बेस। अगर यहाँ एडिनिन है तो इट विल बी एएमपी, गुआनिन है जीएमपी, साइटोसिन है सीएमपी, टीएमपी एंड यूएमपी। अभी हम आपको पढ़ाएंगे। सो दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड, यू कैन सी शुगर एंड बेस, जिसके फिफ्थ कार्बन में फॉस्फेट जब अटैच कर जाता है, दिस कंबाइंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। एंड लाइक इन न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के जैसे, मैं इसको देखिए थोड़ा एनिमेटेड में आपको दिखा रही हूँ। दिस इज योर बेस, nitrogenous base, this is your glycosidic bond, this is your ester bond, and the combined structure you can see, this is the first carbon, this is the fifth carbon। ये शुगर है जिसके साथ बेस अटैच किया, फॉस्फेट अटैच किया, तो स्ट्रक्चर बना न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है? यू कैन सी इट वेरी क्लियरली ओवर हियर। न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स ऑफ ओनली दिस शुगर एंड बेस। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ केवल शुगर है एंड बेस है, लेकिन जब इसके फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट भी अटैच हो जाता है तब इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये आरएनए का न्यूक्लियोसाइड दिखा रहे हम, क्योंकि यहाँ पर शुगर नहीं, दिस ग्रुप इज अच्छा जस्ट बता रहे हैं, अगर ये तो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बता रहे हैं, बट अगर ये आरएनए होता, राइट, तो आपका यहाँ पर OH होता। ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब आ जाते हैं, अकॉर्डिंगली न्यूक्लियोटाइड आपके 4 तरह के हो सकते हैं। यू कैन सी इट हियर, दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम। मैंने आपको जैसा बताया, आपका अगर ये डीएनए है तो शुगर सेम होगा एंड फॉस्फेट सेम होगा, केवल चेंज कौन करेगा? आपका बेस। अगर एडिनिन है तो इसको हम लोग कहेंगे एएमपी, एडिनोसाइन, प्लस फॉस्फेट को कहेंगे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यहाँ एक ही फॉस्फेट अटैच है, मैं बता दूं। इसी में जब 3 फॉस्फेट अटैच कर जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब एक फॉस्फेट अटैच होता है तो इसको हम लोग कहते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक, जैसे इसमें 2 फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, दिस विल बी एडीपी, ठीक है। और जैसे इसमें 3 फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, दिस विल बी एटीपी, द एनर्जी करेंसी ऑफ योर सेल। तो एटीपी भी एक्चुअली क्या चीज का बना है? न्यूक्लियोटाइड का बना है। जिस न्यूक्लियोटाइड में एक नहीं 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं। एनीवेज, फिलहाल तो एटीपी आपको नहीं पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया अगर एडिनिन होगा सो वी विल कॉल इट एज एडिनाइन मोनोफॉस्फेट। अगर इसमें थाइमीन होगा तो वी विल कॉल इट एज थाइमीन मोनोफॉस्फेट। अगर इसमें गुआनिन होगा वी विल कॉल इट एज गुआनिन मोनोफॉस्फेट। और अगर इसमें साइटोसिन होगा, दिस वन, ठीक है, अगर आपका बेस साइटोसिन हुआ देन वी विल कॉल इट एज साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। सिमिलरली अगर यूरासिल होता तो हम कहते हैं यूरासिल मोनोफॉस्फेट। दैट मींस न्यूक्लियोटाइड भी 4 तरह के होते हैं, लेकिन उनका शुगर एंड फॉस्फेट सेम होता है। डीएनए में सेम, सारे डीएनए में सेम शुगर होगा, सारे आरएनए में सेम शुगर होगा, फॉस्फेट होगा, केवल चेंज कौन होगा? इसका बेस। तो अकॉर्डिंगली न्यूक्लियोटाइड इज ऑफ 5 टाइप्स, डिपेंडिंग कौन डीएनए का है कि आरएनए का। दिस इज अ समरी टेबल, ये आपको आपके नोट से मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है, ये क्लियरली दिखा रहा है आपका न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। मैंने कहा न्यूक्लियोटाइड is the unit of DNA, right? तो कैसे बनता है? So see here, this is your sugar. अगर DNA है तो it will be deoxyribose sugar, अगर RNA है तो it will be ribose sugar। ठीक, इसके साथ बेस अटैच होगा। अगर DNA है तो इसमें बेस होगा एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन। अगर RNA है तो इसमें थाइमीन की जगह होगा यूरासिल। जब इस शुगर के साथ बेस अटैच करता है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, तब इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। एंड जब देखिए दिस इज योर न्यूक्लियोसाइड, एंड जब इस न्यूक्लियोसाइड में, यही न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट भी अटैच कर जाता है तो वी कॉल इट एज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी तो मैंने आपको जो डीएनए का स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन बताया था, मैंने कहा था डीएनए इज अ डबल हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अभी तो उतने बड़े में मैंने अभी आपको केवल एक ही चीज बताया, व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड।
फिर अभी हमें न्यूक्लियोटाइड से क्या बनाना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, फिर क्या बनाना है, डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, फिर उसको हेलिकल बनाना है, तब आपका डीएनए बनेगा, राइट। तो न्यूक्लियोटाइड से लेकर डीएनए का जो सफर है, कैसे न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज करके डीएनए बनाता है, दिस आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन आज जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप कर ले, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आज जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कल का लेक्चर समझ में आए। तो मेरा जो आज का लेक्चर था वो ऐसे स्टार्ट हुआ, आई गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर चैप्टर। मैंने कहा पिछले चैप्टर में हमें ये पता लगा कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेकर जाता है, बट मन में सवाल था जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर क्या है, ठीक, क्या वो कार्बोहाइड्रेट का है, क्या वो प्रोटीन का बना है, क्या वो न्यूक्लिक एसिड का बना है या फैट का बना है। उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स किया, हमें पता लगा हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन उसमें भी दो तरह के होते हैं, डीएनए आरएनए। हमें पता लगा द मेजर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो क्यों है ये हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद इस डीएनए का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जो आज हमने स्टार्ट किया है, फिर हम उसका फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका रेगुलेशन पढ़ेंगे, फिर दो मॉडर्न टॉपिक पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज मैंने स्टार्ट किया आपके साथ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा ही है तो ऐसा करते हैं कि एक बार हम इसके स्ट्रक्चर को बिगनिंग से एक बार रिवाइज कर लें जो हमने पढ़ा है। तो लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन वंस अगेन। मैंने आपको बताया सबसे पहले इसको नाम दिया गया था न्यूक्लिन, जिसको दिया था फ्रेडरिक मिशर ने, बाद में इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनके बीच में मैंने तीन डिफरेंसेस बताए थे, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। इसका बेस है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। इसका है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थर्ड इसका शुगर है डीऑक्सीराइबो शुगर एंड इसका है राइबो शुगर। ये जो डीएनए है वो कितने न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, मैंने आपको तीन एग्जांपल बताए। बैक्टीरियोफेज 174 में इट इज मेड अप ऑफ 5386। आपका बैक्टीरियोफेज लैम्डा में बना हुआ है 48502 एंड ई कोलाई में बना है 4.6 × 10⁶। ह्यूमन बीइंग में हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम है उसमें टोटल डीएनए मतलब कितने बेसिस न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल हुआ है डीएनए बनाने के लिए, इट इज 3 × 10⁹। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए एक डबल हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पहले हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, फिर हम उसको डबल बनाएंगे और फिर हम उसको हेलिकल बनाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीज का बना है, शुगर बेस नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। ये जो शुगर है ये एक पेंटोज शुगर है, यानी कि 5 कार्बन का बना हुआ है। अगर इसके सेकंड कार्बन में OH है तो उसको बोलते हैं राइबोज शुगर, और अगर OH H से रिप्लेस हो गया इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबो शुगर, जो पाया जाता है डीएनए में और ये पाया जाता है आपका आरएनए में। ठीक, अब आ जाते हैं बेसिस। दो तरह के हैं, प्यूरिन जिसके दो एग्जांपल है एडेनिन, गुआनिन, एंड सिंगल रिंग का नाम है पाइरिमिडीन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अब इनमें केवल माइनर साइड चेन का डिफरेंसेस होता है जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर चेंज कर जाते हैं। ये मैंने आपको कुछ इनके स्ट्रक्चर्स दिखाए। सो दीज आर द नाइट्रोजनस बेसेस। जब ये नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ता है तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड 4 तरह के हो सकते हैं, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, साइटिडीन एंड थाइमिडीन, डिपेंडिंग, ठीक है, फिर उसमें कौन सा बेस अटैच्ड है। जब इसमें फॉस्फेट अटैच कर जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगेन न्यूक्लियोटाइड भी, सो दिस इज फॉस्फेट, शुगर एंड बेस, ये मिलकर बनाता है न्यूक्लियोटाइड। एंड दिस न्यूक्लियोटाइड कैन अगेन बी ऑफ 5 टाइप्स डिपेंडिंग कौन सा बेस उसमें पाया जाता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या थाइमिन। सो दिस इज एन ओवरव्यू हाउ अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। ठीक, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टिल द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। In the next class we'll go ahead. Till then, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड पढ़ते रहिए। We will meet very shortly in the next class, जहाँ पर हम यहाँ से आगे जाएंगे। Thank you so much.